अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ एक्सप्रेसो। मैं हूं अली अनीक सैयद और मैं हूं हिना आदिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे और रात को खूब बरकतें आपने समेटी होंगी। कल रात मुल्क भर में शब बारात जो है वो अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। इबादत गाहों में, मस्जिदों में रश रहा, नवाफिल अदा किए गए, दुआएं मांगी गई मुल्क कौम के लिए। उम्मीद है आप लोगों ने भी बहुत सारी दुआएं मांगी होंगी। अल्लाह ताला सब की दुआएं को और हमें भी याद रखा होगा। हाँ, और जनाब देख लें 15 शबान है आज और करीबन 14-15 दिन ही बाकी रह गए हैं रमज़ानुल मुबारक की आमद में। अल्लाह ताला हमें रमज़ानुल मुबारक की तमाम बरकतें जो है समेटने की तौफीक अता करे और खैर खैरियत से रमज़ान तक हमें पहुँचाए। और आज आपको पता है कि जुम्मा, एक छोटा सा रिमाइंडर मैं और भी दिया करती हूँ, और ये है कि जी जुम्मे को सैयदुल अय्याम कहा जाता है। आज के दिन बड़ी बरकतें हैं, बड़ी फजीलतें हैं। आज के दिन में दुआ की कबूलियत की एक घड़ी ज़रूर होती है। आपने दुआएं ढेर सारी करनी है, जुम्मे की नमाज का ख़ास एहतमाम करना है और दरूद इब्राहिमी लाजमी कसरत से पढ़िएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। तो जनाब ये तो थोड़ी सी हमने आगाज़ में जो बातें की हैं, इसके साथ अली आज एक फाइनल मार्का है जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा इससे पहले आपको बता देना चाहिए कि भाई एक्सपेक्टेड है कि आपको नेक्स्ट मंथ से रोजे रखने पड़ेंगे। 1 मार्च से जो है रमजान भी शुरू हो रहा है, तो शाबान की बरकतें भी समेटें और रमजान बिल्कुल लाजिम मलजूम है, फर्ज है। बड़ी बेसब्री से हम लोग इंतजार करते हैं खास तौर पे रमजान का, और छोटे बड़े बच्चे सब बहुत एक्साइटेड होते हैं। और यही तो वो एक महीना है जिसमें हम अल्लाह ताला को राजी करने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, और अल्लाह ताला हमें तौफीक भी अता फरमाए इसकी। और क्रिकेट की हाँ, बढ़ते हैं जी फाइनल मार्के की जानिब अपने। और पाकिस्तान में जो जारी ट्राई नेशन सीरीज है जी, उसकी तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का फाइनल मैच आज नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाना है और मुकाबले का आगाज दिन के 2 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में ही होगा। कीवीज दोनों मैचेस जीतकर फाइनल में पहुंची है जी, और जबकि पाकिस्तानी टीम ने भी सीरीज के तीसरे मैच में जनूबी अफ्रीका की टीम को दिलचस्प मुकाबले के बाद 6 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। कुछ हमारा मोराल जो है वो बुलंद हुआ, कॉन्फिडेंस ये मैच जो था इसी की वजह से पाकिस्तानी टीम का मोराल अप हुआ है, और अब जो दो मैचेस जीतकर जो मैदान में उतरेगी उसका तो पहले से ही मोराल काफी हाई है। उससे टकराना, और ये वो सेम टीम है जिससे आपकी चैंपियंस ट्रॉफी का भी आगाज होना है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला मैच जो है चैंपियंस ट्रॉफी का होगा। और दूसरी जानिब न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के जो कप्तान हैं मिशेल सेंटनर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि सहकौमी क्रिकेट सीरीज का फाइनल हाई स्कोरिंग होगा और 90% तमाशाई हमारे खिलाफ होंगे। उन्होंने कहा है कि फाइनल से पहले हमें तैयारी का अच्छा वक्त मिल गया है। पाकिस्तान में क्रिकेट खेल खेल कर बहुत लुत्फानंदोज हो रहे हैं और कराची और लाहौर का क्राउड बहुत अच्छा है। लगता है कि उनको क्राउड के साथ बहुत मजा आएगा मैच खेलने में। दूसरी जानिब कौमी क्रिकेट टीम के मायानाज बल्लेबाज बाबर आजम के हवाले से भी ये खबर है जनाब कि आज के मैच में एक और तारीख रकम करने का उनके पास बेहतरीन मौका है। बाबर आजम वनडे क्रिकेट में तेज तरीन 6000 रन मुकम्मल करके भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली को पीछे छोड़ सकते हैं। बाबर आजम को तेज तरीन 6000 रन बनाने वालों की फहरिस्त में शामिल होने के लिए सिर्फ 10 रन दरकार हैं, और आज के मैच में अगर वो 10 रन बना लेते हैं तो वो भी शामिल हो जाएंगे इस लिस्ट में। और आज के मैच की दिलचस्प बात यह भी है कि 3 मुल्की सीरीज के फाइनल के बाद इसी मैदान में चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मैच भी होगा और इन्हीं दोनों टीम्स के दरमियान होगा। जी हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जीत किसका मोराल अप करेगी, इसी पर हमने करनी है जी बात। हमें ज्वाइन कर चुके हैं इरशाद महमूद साहब और अब्दुल माजिद अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे क्रिकेट एनालिस्ट हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। इरशाद महमूद साहब, सबसे पहले आपसे बात करूंगी, क्या कहेंगे? हमारा तो देख लें एक मैच जीतने के बाद बड़ा कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है, मोराल बुलंद है, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम जो है वो 2 मैचेस जीत कर आ रही है और बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। क्या कमेंट करेंगे आज के मैच के हवाले से? जी डेफिनेटली मैं तो समझता हूं कि पाकिस्तान की बिल्कुल एक फैंटास्टिक विक्ट्री थी। मैं समझता हूं कि इतना बड़ा टारगेट रिकॉर्ड पाकिस्तान ने चेज किया, और 91 फॉर 3 से फिर पाकिस्तान बहुत यानी उम्मीद के खिलाफ बहुत से लोग उम्मीद छोड़ चुके थे कि पाकिस्तान कहीं भी पहुंच पाएगा, लेकिन इतनी जबरदस्त बैटिंग की है सलमान अली आगा और रिजवान ने कि जिसके लिए अल्फाज कम है। बहुत ही जबरदस्त बैटिंग की, और इसमें यानी उनकी एक मैच्योरिटी भी नजर आई, पार्टनरशिप उन्होंने कायम रखी और फिर फिनिश किया गेम। तो ये बहुत ही खुश आइंद है पाकिस्तान के लिए। फखर जमान भी अच्छे फॉर्म में है। यकीनन थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क बाबर पे है जरूर, और बड़े अरसे के बाद बाबर का खुद ये स्टेटमेंट सामने आया कि मुझे किंग ना कहा जाए, तो ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट थी। तो ये मैं समझता हूँ कि उनको भी थोड़ा सा इसका एहसास है कि उनको अब पाकिस्तान के लिए कोई मेजर इनिंग्स खेलनी है और मैच जिताना है। तो बहरहाल टीम अब थोड़ी सेटल होती नजर आ रही है, और इस विक्ट्री के बाद डेफिनेटली पाकिस्तान का मोराल हाई है। लेकिन मैं न्यूजीलैंड के लिए बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि न्यूजीलैंड की टीम न सिर्फ बहुत अच्छा खेली बल्कि उन्होंने अपना फुल स्क्वाड मैदान में उतारा, जबकि साउथ अफ्रीका के
5-6 प्लेयर्स अभी बाहर बैठे हुए हैं जो वो चैंपियंस ट्रॉफी में इंट्रोड्यूस करेंगे। उसमें रबाडा हैं और मुख्तलिफ और लोग हैं, लेकिन न्यूजीलैंड ने अपनी फुल टीम को फील्ड किया था। तो पिछले साल भी न्यूजीलैंड ने बहुत फतूहात समेटी, उन्होंने इंडिया को इंडिया में हराया, श्रीलंका को श्रीलंका में हराया। तो बहुत अच्छे फॉर्म में न्यूजीलैंड की टीम खेल रही है और मैं समझता हूँ सेंटनर ने कैप्टनसी भी बहुत अच्छी की है। तो बड़ा कांटे का मुकाबला एक्सपेक्टेड है आज, बहुत कांटे का मुकाबला एक्सपेक्टेड है। तो अब्दुल माजिद, आप क्या कहेंगे कि हमारे जो खिलाड़ी हैं जब एक मैच में परफॉर्म कर लेते हैं दूसरे मैच में सो जाते हैं, लेकिन अच्छा फैसला किया कि उन्होंने मैच से पहले ही सोने का वक्त ले लिया, रिकवर करने का वक्त ले लिया, और आपने देखा कि उन्होंने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं लिया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने। तो अब आपको लगता है कि वो भरपूर तैयारी से इस बार उतरेंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड एक हल्का हरीफ नहीं होगा? हिस्ट्री देखते हैं, मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है। हिस्ट्री देखें तो आपको पता चलेगा जब पाकिस्तान ने टूर्नामेंट से पहले बहुत अच्छा खेला है, टूर्नामेंट में उन्होंने उतना ही बुरा खेला है। तो अभी मेरी तो वो एक स्केप्टिकल वाली सोच है कि आप दुआ करें कि ये बुरा परफॉर्म करें ताकि थोड़ा प्रेशर आए, क्योंकि आई हैव रियलाइज्ड कि पाकिस्तान ना बड़े कॉर्नर टाइगर मेंटालिटी के लोग हैं, और हम पाकिस्तान के जनरल अवाम भी जो है ना बड़ा कॉर्नर टाइगर वाली मेंटालिटी है। जब हमारे मतलब सर पे आ जाती है तो तभी हमसे होता है, वरना हमसे नहीं होता। नॉर्मल सिचुएशन में ना परफॉर्मेंस हमारी बहुत बुरी होती है। तो T20 जो आपका सादा, आप अगर लेकिन टूर्नामेंट की जो ट्राई नेशन सीरीज है, जो मेरी लर्निंग है इससे, जो मैंने देखा है वो यही रही है कि चेस करने वाली टीम्स ही अभी तक जो है अच्छा कर रही हैं। पाकिस्तान ने अपना रिकॉर्ड चेस कर लिया, फिर न्यूजीलैंड ने भी अच्छा स्कोर चेस किया था साउथ अफ्रीका का। चेस करने में अच्छा रहेगा तो इससे आराम से आप डिड्यूस कर सकते हैं कि सारा दारोमदार इस दफा बैटिंग पे होने वाला है। सही है। और बैटिंग भी हमारी माशाल्लाह कभी कोई इतनी अच्छी नहीं रही। स्टेबिलिटी है, मुझे नहीं नजर आता कि बाबर को कहीं से भी ओपन कराना चाहिए था। ये जो अजीब सा इन्होंने दोबारा से खिलवाड़ किया है कॉम्बिनेशन के साथ कि रिजवान बाबर से करवाते रहे बहुत टाइम, उन्हें इतना टाइम, आप अंदाजा लगाएं पिछले को मेरे ख्याल से 3-4 साल सिर्फ रिजवान बाबर ही ओपन कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने बीच में किए, बट जो सबसे स्टेबल आपके पास पार्टनरशिप थी ओपनिंग में, वो रिजवान बाबर की थी। मैं अभी दुबई में हूँ, आपको पता है दुबई में भी जो हमने 10 विकेट से इंडिया को हराया था, और अभी जो हमारा दोबारा यहाँ भी मैच होने वाला है जो T20 वर्ल्ड कप में हमने हराया था, वो भी आपको पता है कि रिजवान बाबर ने ओपन किया था और वो पूरा मैच अकेले ही ले गए थे। तो जहां तक पूरी टीम की सिचुएशन की बात है, मैं तो जब स्क्वाड देखा था, जब अनाउंस हुआ, तो मैं खुद थोड़ा था, क्योंकि मैं परेशान था लिटरली, साफ सी बात है। 10 साल क्रिकेट देखने के बाद पाकिस्तानी टीम मुझे पहली दफा ना बहुत अजीब सी नजर आई। मुझे कोई उसमें ऐसा एक्स फैक्टर वाला प्लेयर नहीं नजर आ रहा जिसमें ऐसा हो कि वो आगे मैच पलट दे। फखर जमान इज वेरी गुड, माना, लेकिन फखर जमान का दिन होता है। सही तो है। आप कंसिस्टेंटली वो विराट कोहली वाली जो मेंटालिटी है और बड़े प्लेयर्स वाली जो स्टीवन स्मिथ वाली, केन विलियम्स वाली मेंटालिटी होती है ना कि हम हर मैच में मैच विनिंग परफॉर्मेंस देंगे, वो फखर में नहीं है। ठीक है। फखर में एक्स रेटेड मेंटालिटी है कि हाँ मैं जिता दूंगा, कभी ना कभी मूड में होना चाहिए। सही है, सही। बाबर रिजवान है लाइक करने के लिए, तो लेट्स सी बाबर रिजवान हमें कितना जिता सकते हैं। बाबर मेरा यही है बड़ी दफा आस लगाने के बाद ही ये हालात यहाँ तक पहुंचे कि जोड़ी जो है वो उसको स्प्रेड किया गया है, और T20 में हाँ आप बात कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस रही है बेहतर। अच्छा रिशाद साहब, अगर हम बात करें पिछले मैच को देखते हुए, तो क्या हमें अब ये समझना चाहिए कि जो मिडिल ऑर्डर की वरीज थी हमारी, वो अब किसी हद तक कम हो गई हैं, या कह सकते हैं कि खत्म हो गई हैं? जिस तरह की परफॉर्मेंस रिजवान और सलमान अली आगा की रही और जिस तरीके से उन्होंने मैच जितवाया, उसको देखते हुए। जी एक्चुअली जो आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान की तारीख में अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो फैक्टर रहा है पाकिस्तान का, उसके हिसाब से कोई चीज पाकिस्तान टीम के बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल एक मैच में बहुत अच्छा खेलेंगे, दूसरे में बिल्कुल ढेर हो जाएंगे। तो उस लिहाज से तो मैं कहूंगा कि यू नेवर नो कि क्या पाकिस्तान टीम करती है। लेकिन एक चीज मुझे बहुत खुशी है कि बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान को सलमान अली आगा की शक्ल में एक ऐसा प्लेयर मिला है जो एक फिनिशर है। यानी कई जगह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, इवन जिम्बाब्वे में उन्होंने फिनिश किए कुछ मैच, वो आखिर तक रहे। तो ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। दूसरे उनकी शॉट मेकिंग एक बड़ा रेवलेशन था परसों, क्योंकि उन्होंने जो रेंज ऑफ स्ट्रोक्स थी वो बहुत ही रिमार्केबल थी। और बिल्कुल आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल साउथ अफ्रीका की टीम जो वो लग रहे थे कि कोई बाई स्टैंडर्स हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे उन बाउंड्रीज के बारे में।
तो बहुत ही अच्छी बैटिंग की उस लिहाज से। मैं समझता हूँ सलमान अली आगा बहुत कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में भी। लेकिन ये कि डेफिनेटली जो हमारे दो बहुत बेहतरीन बैट्समैन हैं, बाबर और फिर सऊद शकील भी जरा सा यानी वो ऑफ कलर हैं। वो एक इनिंग शुरू करते हैं, अच्छा खेलते हैं, लेकिन फिर वो आउट हो जाते हैं। तो ये 2-3 मेन बैट्समैन हैं, ये अगर अपनी अच्छी फॉर्म में आ जाएं और पाकिस्तान के लिए अच्छी इनिंग खेलें तो मैं समझता हूं कि बहुत बेहतरी आ सकती है। और ये खुशाइंद बात है कि बाबर आजम को खुद भी एहसास है, जैसे मैंने आपसे कहा कि उन्होंने कहा मुझे किंग ना कहें, लेकिन उसके अलावा उन्होंने ये एक अच्छी बात कही कि मैं ओपनर के स्लॉट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई है, तो मैं इस स्लॉट के लिए बिल्कुल जिम्मेदार हूं और मैं इंशाल्लाह इसको निभा के दिखाऊंगा। तो वो एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट बाबर की तरफ से आया है जो लोगों ने अप्रिशिएट किया है बहुत। बिल्कुल। तो अब्दुल माजिद, आप क्या कहेंगे कि मुझे किंग ना कहा जाए, ये भी एक किंग की ही स्टेटमेंट हो सकती है? क्योंकि मैं तो आई एम बाबर फैन, मैं समझता हूं कि वो काफ़ी अरसे से अपनी फॉर्म में नहीं है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी जिसे दुनिया मानती है और हमारे हमसाया मुल्क में भी उसकी मिसालें दी जाती हैं, कुछ ना कुछ बात तो उसमें होगी। और अभी भी उनका ये स्टेटमेंट देना, अपनी पोजीशन के बारे में ये कहना कि मैं उस पर परफॉर्म ज़रूर करूंगा, मुझे किंग ना कहा जाए, आप कैसे देखते हैं? आज 6000 तेज तरीन स्कोर करने वाले खिलाड़ियों में वो शामिल होने वाले हैं इंशाल्लाह, तो आप कैसे देखते हैं इसको? बाबर के बारे में मेरा सिर्फ एक ही हमेशा से कमेंट रहा है, बाबर has the potential to be the greatest player ever seen in cricket history. लोग उसको कोहली से कंपेयर करते हैं, मतलब मेरे लिए वो एक बड़ा अनफेयर स्टेटमेंट है कि वी कंपेयर हिम टू कोहली। कोहली लिव्स एंड प्लेज इन एन एनवायरनमेंट इन इंडिया जहां पे बहुत सपोर्ट है क्रिकेटर्स को। ठीक है, वो पॉलिटिकल जो टीम के और वो माकी मसले और क्राउड का प्रेशर और उनके फैंस का प्रेशर अलग है, बट ही प्लेज इन अ सिचुएशन जहां बहुत ज्यादा उसको he comes from a place of privilege. सिंपल सी बात है अगर आप कोहली को देखें। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब आपको ये बताएं कि पाकिस्तान में डिफरेंटली एबल लोगों को काबिल और हुनरमंद बनाने के साथ साथ उनकी रोज़मर्रा के कामों में रहनुमाई करने के लिए भी एक काबिल कदर इदारा सामने आ चुका है, कनेक्ट हियर, जिसका मकसद क़ुव्वत समात और क़ुव्वत गोयाई से महरूम अफराद को मुआशरे का हिस्सा बनाना है ताकि वो बगैर किसी मदद के अपने काम खुद अंजाम दे सके। इसके लिए उन्होंने कनेक्ट हियर के नाम से एक ऐप भी लॉन्च की है जो क़ुव्वत समात से महरूम फ़र्द के रोज़मर्रा सरकारी कामों में भी मददगार साबित हो सकती हैं। और हमारी स्क्रीन पर एक साइड पर नवीन आपको एक्शंस के थ्रू बता रही हैं कि हम क्या आपसे बात करें, ताकि आप जो लोग डिफरेंटली एबल हैं, जो हमें सुन नहीं सकते, वो भी हमारे साथ कनेक्ट कर सकें। तो जी, कनेक्ट हियर ने गुज़िश्ता दिनों लाहौर में डिफरेंटली एबल लोगों के लिए एक इवेंट भी मुनाकिद किया जिसमें 2000 से ज़ायद डिफरेंटली एबल पर्सनस ने नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जॉब के इंटरव्यूज़ भी दिए हैं। और ये बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का काम है और इस काबिल सत्ताइश काम का आगाज़ हुआ कैसे और ये डिफरेंटली एबल लोगों के लिए कैसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसके लिए हमने बात करनी है। कनेक्ट हियर की CEO अजीमा और साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट नवीन आमिर हमारे साथ ही मौजूद हैं। अजीमा धान जी, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस एंड बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस काम को सपोर्ट किया है अपने प्लेटफॉर्म से। नवीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अजीमा आप बताइएगा, ये आइडिया आपको आया कैसे और क्यों जरूरत पेश आई कि आप एक ऐसा इदारा खोलें? मैं खुद एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे जो दोनों पेरेंट्स हैं वो डेफ हैं, वो दोनों नहीं सुन सकते। सो नेचुरली इशारे की ज़बान जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं नवीन के थ्रू, साइन लैंग्वेज मेरी मादरी ज़बान है, मेरी मदर टंग है। सो ग्रोइंग अप इन दैट फैमिली आई रियलाइज्ड कि अम्मी अब्बू बड़े अच्छे से मुझे और मेरे भाई को बड़ा कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, लेकिन शायद सोसाइटी को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि किस तरह से वो लोग जो सुन नहीं सकते, जो कि डेफ हैं या किसी भी तरह की उनके अंदर डिसेबिलिटी है, वो किस तरह से एक फैमिली को रेस कर सकते हैं। एंड आई थिंक ये मेरी जिंदगी का एक मिशन बन गया था कि आई वांट टू टेल मोर पीपल अबाउट दिस कम्युनिटी। इसी वजह से 2017 में अपने दोस्त अरहम इश्तियाक के साथ मैंने कनेक्ट शुरू किया। जब काम शुरू किया था तो लोगों को समझ नहीं आता था कि ये काम हम क्यों कर रहे हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह नाउ पीपल रियलाइज के अगर हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को जॉब्स देंगे, एम्पावर देंगे, वो ट्रूली सोसाइटी का पार्ट बन पाएंगे।
पाएंगे, एंड दैट्स द मिशन एंड विजन ऑफ कनेक्ट हियर। ज़बरदस्त। अज़ीमा, एक तो ये कि जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया और जिस सारी चीज़ से आप खुद गुजरी हैं और उस चीज़ को आपने अपने काम के थ्रू लोगों के लिए हेल्प की और आपने ये आइडिया जो है वो जनरेट किया बेसिकली कि किस तरीके से जो हमारे डिफरेंटली एबल लोग हैं उनकी जो खिदमत है वो की जा सकती है। तो मुझे ये बताएं कि रिस्पॉन्स कैसा है अभी तक कनेक्ट हियर के लिए, आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला है सोसाइटी से? अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक सोसाइटी के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स साथ आ चुके हैं, क्योंकि ये ऐसा काम है जो अकेले में नहीं हो सकता। सो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी इससे कमिट हो रहे हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज खुद एडवोकेट कर रहे हैं। आपने जैसे अगर हमारा इवेंट देखा होगा तो हम तो कराची बेस्ड हैं, फर्स्ट टाइम वी वर डूइंग दिस इवेंट इन लाहौर, लेकिन हमारे लीडर्स थे, चैंपियंस थे जिन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, और कंपनीज थी जिन्होंने कमिट किया कि हम सिर्फ ब्रांडिंग पर्सपेक्टिव से नहीं आएंगे, हम एक्चुअल में जॉब्स देंगे। इफ यू कैन सी द वीडियोस, हर कंपनी लगे हुए थे टू लर्न अबाउट पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। सो आई थिंक शुरू में ऑफ कोर्स टू बी ऑनेस्ट रिस्पॉन्स ऐसा था कि क्यों ये काम करना जरूरी है, इन लोगों को जॉब्स कैसे दे सकते हैं। बट आई थिंक पिछले 7.5 साल के अंदर अंदर हमने बहुत डिफरेंस देखा है पाकिस्तान में, एंड पाकिस्तान ट्रूली वन ऑफ द ट्रेल ब्लेजिंग कंट्रीज जो कि दूसरों को भी इंस्पायर करें, दूसरी कंट्रीज को भी इंस्पायर करें कि दे नीड टू फोकस ऑन देयर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एज वेल। आई थिंक इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ आवर कंपनी, एंड अल्हम्दुलिल्लाह कनेक्टर वाज एबल टू ब्रिंग दैट शिफ्ट इन पाकिस्तान। राइट, तो अज़ीमा बड़ी इनक्रेडिबल स्टोरी है आपकी, क्योंकि ये जो भी सुनता है बहुत इंस्पिरेशन लेता है, ना सिर्फ इस ज़रूरत को समझता है कि क्यों ज़रूरी है, बल्कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तश्कील देना क्यों ज़रूरी है, ताकि ऐसे जो इनक्रेडिबल लोग हैं उनको आगे लाया जा सके, उनके टैलेंट्स को आगे लाया जा सके। लेकिन आप इसकी ऑपरेशंस के मुतालिक हमें बताइएगा, किस तरह से काम करता है कनेक्ट हियर? सो कनेक्टर का मानना है कि कोई भी काम अकेले नहीं हो सकता, तो हम पार्टनरशिप्स पर काम करते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, एनजीओस के साथ, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। हम देखते हैं कि कोई भी कंपनी है वो क्या काम कर रही है, हम उनके लोगों को किस तरह से सेंसिटाइज कर सकते हैं। सो वी डू अ लॉट ऑफ सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग, हमने 7,000 से ज़्यादा लोगों को सेंसिटाइज किया है। हम लोगों को साइन लैंग्वेज सिखाते हैं, ना सिर्फ ये बट हम लोगों की वीडियोज़ को, उनके मार्केटिंग मटीरियल को साइन लैंग्वेज और दूसरी तरीकों से एक्सेसिबल बनाते हैं फॉर पीपल विद विजुअल इम्पेयरमेंट, फिजिकल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट। और हमने एक टेक्नोलॉजी बनाई है विच इज द फर्स्ट टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान टू प्रोवाइड ऑनलाइन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन। जैसे मैंने बताया मेरे खुद के पेरेंट्स डेफ हैं, तो अम्मी जब बैंक में जॉब करती थी तो लोगों से कम्युनिकेट करने में उन्हें बहुत डिफिकल्टी होती थी। तो कनेक्ट हियर एप्लीकेशन ऑनलाइन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के थ्रू एक हियरिंग पर्सन जो सुन सकते हैं और जो डेफ है, जो सुन नहीं सकते, उनके बीच में एक ब्रिज है। सो दैट टेक्नोलॉजी इज रियली मेकिंग इम्पैक्ट इन पाकिस्तान के सर्विस इंडस्ट्री ने भी ली हुई है, कंपनीज अपने एम्प्लॉइज के लिए भी ली हुई है। So these are multiple operations of Connect here. ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा अज़ीमा, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का कॉज है और उसके लिए जो आप काम करें वो भी माशाल्लाह बहुत काबिल सत्ताइश है। नवीन, इन दी एंड मैं आपको बहुत ज़्यादा आपकी शुक्रगुजार हूँ, आपने इतने नोबल कोर्स के लिए जो हमें आज टाइम भी दिया और जिस तरीके से आप हेल्प कर रही हैं कि उन लोगों से भी हम कनेक्ट कर सके जो हमें नहीं सुन सकते हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगी? वुड यू लाइक टू से समथिंग? आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं। I don't know if Azima can hear me. Yes, she can. She can. Okay, she'll interpret, right? Right. So, right. Yes. Yes, Naveen. Yes. So yes, I just Naveen, wanted you to say that I'm with Connect here. It's been 1.5 years, and it's been a very, very great journey. My uncle auntie was also deaf, so वही थे जो मुझे कनेक्ट हियर लेके गए थे, एंड ही इज द वन कि हमारे घर में तो तुम हो, बट बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनमें पूरी फैमिलीज डेफ है, उनके किड्स डेफ है, तो उन लोगों को किस तरह से हम फैसिलिटेट एंड सपोर्ट कर सकते हैं। सो दैट्स द रीजन आई जॉइन कनेक्ट हियर इन अज़ीमा, एंड आई एम डूइंग अ वंडरफुल जॉब, वंडरफुल वर्क for everyone. So that's all I want to say. Yes. Right. Naveen, Azima, thank you very much, and we are really proud of you कि आप जो हमारे माशरे में खला है उसको पूर कर रहे हैं, और हम शुक्रगुजार हैं आपके कि आप वो खला पूर करके उन लोगों तक पहुंच पा रहे हैं जिनकी आवाज़, जिनको सुनना और जिनसे महरूमी हमें है कि हम उनकी आवाज़ नहीं सुन पाते। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कनेक्ट हियर जैसे इदारे जो हैं वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, आप तक की आवाज़ पहुँचा के आप भी अपना किरदार अदा करें।
उनको सपोर्ट करके। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम जनाब, अब वक्त आ गया है एक्सप्रेसो टैलेंट से मिलने का। आपकी मुलाकात करवाते हैं 10वीं क्लास की तालिबा से जो आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं। हम बात कर रहे हैं हरीपुर के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाली 15 साल राबिया नूर की, जिन्होंने गुज़िश्ता दिनों आज़रबाईजान एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया है। राबिया नूर ने हरीफ खिलाड़ी को दूसरे ही राउंड में नॉकआउट कर दिया। ये एजाज़ उन्होंने अपने नाम किया है। राबिया बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, MMA फाइटिंग के आलमी मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं और राबिया बॉक्सिंग में मुतादिद कौमी और बैनुल-अक़वामी मेडल्स जीत चुकी हैं। और इतनी छोटी सी उम्र में राबिया के पास जीतने वाले जो मेडल्स हैं उनकी तादाद इतनी हो चुकी है कि अब शायद वो गिनती भी भूल चुकी हैं और अभी उनकी कामयाबियों के सफर की सिर्फ शुरुआत ही है। मजीद राबिया से ही बात करते हैं जी। हमारी चैंपियन फाइटर राबिया हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम राबिया, सुबह खैर, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, हम देख सकते हैं कि सुबह सुबह इतनी छोटी सी राबिया और इतने सारे मेडल्स और बेल्ट्स के बोझ तले बैठी हैं और माशाल्लाह हमें बड़ा ज़्यादा फ़ख्र महसूस हो रहा है आपके ऊपर, जिस तरह से आप परफॉर्म कर रही हैं और जिस तरह से आप ये मेडल्स लेकर आ रही हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। आपको खुद को कैसा महसूस हो रहा है? मुझे भी अच्छा ही लग रहा है, प्राउड फील हो रहा है कि आप अपने पाकिस्तान के लिए कुछ कर रही हैं, अपने मुल्क के लिए कुछ कर रही हैं। तो इससे ज्यादा मेरे लिए फख्र की बात और मतलब अच्छी बात और क्या हो सकती है। बिल्कुल मेरा राबिया, मतलब साफ था कि आपने जो है वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। मेरा पहले था कि आप मुझे आर्मी में जाना है और मैंने भी आर्मी ऑफिसर बनना है और मैंने भी जो है वो मुल्क के लिए लड़ाइयाँ करनी है, जंगें लड़नी है। लेकिन खैर वो तो ना हुआ। लेकिन अभी से जब मैंने किक बॉक्सिंग के करियर का आगाज किया तब से लेके अभी तक जो कुछ कर रही हूँ अपने पाकिस्तान के वतन कर रही हूँ और करती रहूंगी। बिल्कुल राबिया, इतने सारे मेडल्स देखकर डर ही लगता है आपसे और लेकिन हम खुश इस बात पे हैं कि आपके जो अज़्म हौसला है वो हमें रिप्रेजेंट करना है, हमारा तहफ़्फ़ुज़ करना है आर्मी में जाके। आप अभी भी आर्मी में जा सकती हैं, 10वीं क्लास की तालिबा आप। लेकिन इसके साथ बताइएगा ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई, किसने सिखाया है इतना लड़ना और आपको जो है ना रिंग्स में अपना लोहा मनवाना, किसने बताया आपको? दरअसल बात ये कि जज्बा तो शुरू से ही था, लेकिन जब मैं अपने स्कूल में थी 9th क्लास में, तो हमारे स्कूल में एक स्पोर्ट्स की टीम आई थी। तो उन्होंने आपको बताया कि बेटा आपको स्टैमिना और ये हमारी किक बॉक्सिंग एकेडमी है, अगर आप ज्वाइन करना चाहती हैं तो कर लें। फिर मैंने अपने वालिद से बात की तो उन्होंने काफी मना की कि भाई लड़कों के काम है, आप ना करें। लेकिन एक अज़म था, एक मतलब मुझे भरोसा था खुद पे। दादाबू से बात काफी हेल्प की उन्होंने फिर इस मामले में और उनकी सपोर्ट की वजह से मैंने वो अकेडमी ज्वाइन की और वहाँ पे मैंने सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने जो है वो इस लेवल पे हूँ कि बाहर आलमी मुकाबलों में पाकिस्तान का नाम रोशन करती हूँ, मतलब विदाउट फीस के। जबरदस्त राबिया। अच्छा मुझे बताएं, पहली किक किसको पड़ी आपसे? पहले तो मुझे ही पड़ी थी और दूसरों की मैंने मारा, क्योंकि जब आप स्टार्ट करती हैं तो आपको एक्सपीरियंस तो होता नहीं है। खैर स्टार्टिंग में काफी मार गई थी मैंने, लेकिन जब मैंने उस चीज को सीखा, समझा, फिर आगे जाके मैंने उस चीज को वर्कआउट किया, मेहनत की और अभी एक दूसरों को आराम से मार सकती हूँ। एक पॉइंट पे ये लगा नहीं राबिया को, जब आपने कहा कि शुरू में तो बड़ी पिटाई हुई, जब सीखा नहीं था, तो डेफिनेटली ऐसा ही होता है, तो कहीं हिम्मत तो नहीं हारी कि यार नहीं मेरे बस का नहीं है? बाबा सही कह रहे थे, ये लड़कों का ही गेम है। अरे नहीं, पहले ऐसे होता था कि मैं पहले से थोड़ी ये तेज थी ना मारने ठाड़ने में भी और इस तरह। लेकिन जब मैंने ये फील्ड ज्वाइन की, फिर सीखा और मैंने वर्कआउट किया, मेहनत की, फिर अगर लगती भी थी तो मुझे इतना दर्द नहीं होता था। मैं कहती थी कोई बात नहीं, कंट्रोल है, आगे बढ़ना है, कुछ करना है, निकलना है, तो आपको ये दर्द सहना पड़ेगा। तो बाबा ने बचपन से ही टैलेंट को ढूंढ लिया था और उनको पता था कि आप कर सकती हैं। अच्छी बात है राबिया, जब आपको पता हो कि आपके अंदर एक सलाहियत मौजूद है तो उसको क्यों ना बरूएकार लाया जाए। लेकिन इसको निखारने में बाबा ने कितनी मदद की या आपके ट्रेनर्स ने कितनी मदद की और आपने खुद किस विल के साथ, किस जज्बे के साथ आप आगे बढ़ी? देखिए, सबसे आपकी जो मेन सपोर्ट होती है ना वो आपके पेरेंट्स होते हैं। अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट ना करें तो आप कुछ भी नहीं है। आप ना ही अगर आपके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करें तो आप घर से बाहर के आप पढ़ भी नहीं सकती। तो अगर उनकी सपोर्ट है तो मैं आज उस मकाम पे हूँ। बाकी रही बात तो मेरे आगा कलीम मेरे कोच हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काफी ट्रेन करवाते हैं मुझे और सख्त मेहनत करवाते हैं मुझ पे और मतलब हर चीज के हवाले से बहुत मेरी हेल्प करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफी सारे मौके दिए इंटरनेशनली खेलने के, वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन चैंपियनशिप, उनकी बदौलत मुमकिन हो सका। मैं उनका भी स्पेशली शुक्रिया अदा करूंगी कि कोच होते हैं वो आपकी हमेशा हर चीज से ट्रेनिंग करते हैं, आपको हर चीज सिखाते हैं
तो फर्स्ट जो है वो उनका शुक्रिया अदा करूंगी, और मेरे फादर का जो मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हर चीज के लिए, तो उनका भी काफी जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा राबिया, मुझे बताएं, राबिया पढ़ाई में कैसी हैं? इसी तरह से ही पढ़ती भी हैं जिस तरह से आप रिंग में होती हैं और किक्स करा रही होती हैं, और हम देख रहे हैं आपको कि हरीफ को आप ऐसे नॉकआउट करती है पता ही नहीं चलता, तो या पढ़ाई में भी जरा ऐसे दिखाती है कि मुझे बता दो वरना फिर किक करा सकती हूँ मैं? अच्छा कोई बात नहीं, बताती हूँ मैं। दरअसल मेरा मतलब स्टार्टिंग से ही ना मैं जो है वो मैं पोजीशन होल्डर हूँ, और हर बार मैं कोई ना कोई पोजीशन लेकर आती हूँ। लेकिन जब अभी मैंने ये चीज ज्वाइन की है ना इस गेम को, तो मेरी पढ़ाई पे काफी मतलब हद तक जो है वो दबाव पड़ रहा है, क्योंकि शाम को अगर आप ट्रेनिंग करती हैं, कोई ऐसा इवेंट हो जाता है, आ जाता है कि आपको सुबह जाना पड़ता है और रात को आना पड़ता है, काफी इसमें मुशक्कतें और मेहनत है। और मतलब अगर आपके फाइट्स के अलावा आपको अगर कहीं जाना पड़ता है किसी प्रोग्राम में व्हाटएवर किसी भी फाइट वाली जगह पे, तो आपको सुबह निकलना पड़ता है और जाने रात को किस टाइम हम वापस आते हैं, तो इसलिए पढ़ाई भी काफी हद तक मुतासर हो रही है। लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मैं काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ पढ़ाई में भी, और इसमें 9 के उसमें भी रिजल्ट में मैंने A1 लिया था। अब इंशाल्लाह मैट्रिक एग्जाम तो अभी हो ही नहीं है, लेकिन फुल फ्री प्रिपेयर्ड हूँ मैं। वेलकम बैक। सेगमेंट माइंड मैटर्स की जाने बढ़ते हैं, जहां बात हो रही है निसाब और मुआशरे में फैला तासुब का जहर, बच्चों को उससे कैसे बचाया जाए, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। हम बात करेंगे आज मुतअस्सिबाना रवैयों की और मुतअस्सिबाना जो कंटेंट हमारे निसाब में पाया जाता है, हम बच्चों को जो तासुब सिखाते हैं। और आप कभी भी साइकोलॉजी के किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी तमाम निसाब की किताबों को देख लें तो आपको बेतहाशा तासुब नज़र आता है। वो सिर्फ तासुब निसाबी कुतब तक नहीं है, बल्कि आम सोसाइटी में तो हर जगह पाया जाता है। मेरे साथ इस वक्त माहिर तालीम बैठी हुई हैं डॉक्टर फरहा दीबा अकरम साहबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, आपने ज्वाइन किया। आपका शुक्रिया। बताइए कि ये जब आप देखते हैं सोसाइटी में, ये जितना भी नीचे से ऊपर तक कोई ऐसी लेयर नहीं है जहाँ पे तासुब, और ये मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, वैसे तो इंटरनेशनली हर जगह पे निसाबों के अंदर रियासती बयानियाँ शामिल होते हैं, बहुत सारे चीज़ें होती हैं, लेकिन एक बच्चा इतनी खूबसूरत मखलूक होता है और उसको तासुब का जहर कैसे है जो जिससे इनको निकाला जा सके, या बच्चे को जैसे कुदरत ने पैदा किया है इसी तरह उसको फ्लोरिश होना दिया जाए। जैसे आपने कहा कि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसे होता है, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। और जब आप देखते हैं कि पूरी दुनिया में अपना नैरेटिव लोग पॉलिटिकल नैरेटिव, सोशल नैरेटिव थ्रू एजुकेशन लेके जाते हैं, तो उसके अंदर बड़ा मुश्किल है कि आप बच्चे को जो नेचुरल वो ब्यूटी लेके आता है उसके साथ रख सकें। क्योंकि आप जब दुनिया में आते हैं तो एक तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर है, लेकिन आपका घर, आपका माहौल और आपकी सोसाइटी और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कायनात, ये आपको इन्फ्लुएंस ज़रूर करते हैं। इसलिए कि जब आप ग्रो कर रहे होते हैं, आपकी जो नर्चरिंग का फेज़ है उसमें ये सारे एलिमेंट शामिल होते हैं। हमारे यहाँ इसको अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो घर में ऐसा होता है। जी yes. आपके घरों के अंदर जो माहौल होता है, जो तरबियत होती है, उसके अंदर बहुत तासुब शामिल होता है। उनको बच्चों को शुरू में ये चीज़ें सटल वे में और सम टाइम कॉन्शियसली बताई जाती हैं, और अगर बताई ना जाएं तो जो फैमिली है उसका बिहेवियर बहुत तासुबाना होता है। तो बच्चे चूंकि आर द गुड इमिटेटर्स, वो आपकी बात से ज़्यादा आपके अमल को फॉलो करते हैं। तो वो जब देखते हैं कि घर के माहौल के अंदर ये तासुब है, तो वो ऑटोमेटिकली उनकी पर्सनालिटी में आना शुरू हो जाता है। और आप चूंकि बच्चे का मुकदमा लिख चुके हैं तो अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चे के जो अर्ली ईयर्स होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। उसकी माइंड मेकिंग, उसकी हैबिट्स, उसका बिहेवियर उसी टाइम फ्रेम के अंदर डेवलप होता है। इसलिए दुनिया भर के अंदर जब एजुकेशन की बात होती है तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के ऊपर बहुत काम होता है, क्योंकि वो फाउंडेशन ईयर्स होते हैं। हमारे फाउंडेशन ईयर्स में घर के अंदर जो वो बच्चा सीख रहा होता है वो तासुब का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन उसके अंदर आ जाती है। फिर जब वो स्कूल्स में जाता है, स्कूल के अंदर अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा पॉकेट्स है, वहाँ पे इंक्लूसिविटी की बजाय बहुत ज़्यादा एक्सक्लूजन है। मिसाल के तौर पे जेंडर की बुनियाद पे एक्सक्लूजन होता है, स्टेटस की बुनियाद पे होता है, आपके कॉम्पिटेंस लेवल पे होता है। मिसाल के तौर पे इंटेलिजेंट बच्चों के पेरेंट्स उन्हें कहेंगे तुमने ज़हीन बच्चों के साथ बैठना है, उनको दोस्त बनाना है, उनके साथ इंटरेक्शन करना है। तो ये एक जहन की जो सलाहियत है उसकी बुनियाद पर भी होता है। फिर हम उसके बाद बहुत ज़्यादा फैक्टर इसका भी होता है कि आप खूबसूरत बच्चों के साथ दोस्ती करते हैं, अगर कोई कम खूबसूरत है, क्योंकि अगली कोई भी नहीं है, खूबसूरती के मुख्तलिफ लेवल्स हैं।
उसके बाद ये होता है कि आप एथनिसिटी, आपका बिलीफ सिस्टम, आपका रिलीजन, आपका सेक्ट, जब इतने सारे बॉक्सेस एक बच्चा लेके क्लासरूम में जाता है तो वहां पर वो सिर्फ ये देखता है कि किस किस को आपने इंक्लूड करना है, किस किस को एक्सक्लूड, और उसके अंदर बहुत कम लोग इंक्लूजन में आते हैं। फिर आप देखते हैं कि उस्ताद आपके एजुकेशन सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरफ बच्चा है, एक तरफ पेरेंट्स है, टीचर है जो दोनों से कम्युनिकेट कर रहा है। उस टीचर के अपनी बहुत सारी बायस एटीट्यूड होते हैं, तो क्योंकि उसका माहौल, उस सोसाइटी वही थी जहां से वो पला बढ़ा, वो अपनी बायसनेस जो है वो थ्रू सब्जेक्ट, वो चाहे साइंस है, आप बहुत सारे ऐसे साइंस पढ़ाने वालों को जानते होंगे जिनकी बात सुन के आप हैरान होते हैं कि क्या ये वाकई साइंस के टीचर है। मैथ्स के टीचर्स हैं, पाक स्टडी, इस्लामियात है, वो अपने खुलेआम करते हैं। ये नहीं है कि कोई होता है ना कि छुप छुप कोई किसी पैराग्राफ के नीचे छुप के, नहीं, ऐसा नहीं है। अंडर द लाइन कुछ नहीं होता, वेरी क्लियरली कैटेगोरिकली वो बच्चों को बताते हैं। उसके बाद आपने ये देखा है कि जब बच्चे, जो फेवरेटिज्म होता है, टीचर उन बच्चों को फेवरेट करना शुरू कर देता है जो उसकी लाइंस पर सोचते हैं, जो नहीं सोचते, सवाल पूछते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, दे आर नॉट द फेवरेट चिल्ड्रन, फेवरेट स्टूडेंट्स नहीं होते। इसी तरह जब पेपर बनता है, जो हम स्कूल्स के अंदर एग्जाम्स लेते हैं, और जो उसकी पेपर की चेकिंग होती है एंड देन जो उसकी मार्किंग होती है, वो बहुत डिपेंड करी होती है कि टीचर का माइंडसेट क्या है। तो यहाँ पर बच्चों पे और एजुकेशन पे बात करने से पहले दो लोगों के माइंडसेट पे काम करने की जरूरत है, पेरेंट्स एंड द टीचर्स, जिस पे अनफॉर्चुनेटली बहुत कम काम होता है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप ये कह रही हैं कि अगर हम इसको इस तनाजुर में देखें कि एक बच्चा है, हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं ना किसी भी ह्यूमन बीइंग से कि वो क्रिएटिव होगा, और क्रिएटिविटी की जो दुश्मन तरीन चीज़ है, मतलब वो दुश्मन है मुतासिबाना रवैया और तासुब, आपकी सारी एनर्जी जो है एक बिल्कुल गलत किस्म की चीज़ में ज़ाया होती चली जाती है। तो इसका मतलब ये है कि फिर हम जितना कम कर सकते हैं, मतलब एज अ पेरेंट, अगर मैं उनके हवाले से बात करूं, यही हो सकता है ना कि अगर वो 100 कुछ तासुब सीख रहा है तो हम 30-40 जितने % भी कम कर सकते हैं तासुब को कम करने, इतना ही हम मार्जिन क्रिएटिविटी का ले आएंगे उस बच्चे में। इज इट ट्रू? बिल्कुल सही है। एज अ पेरेंट जो है आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है, और आपकी एफर्ट्स जो हैं उनके रिजल्ट्स भी ज़्यादा बेहतर आ सकते हैं, क्योंकि जिस बच्चे को घर के अंदर माहौल बेहतर मिलता है, ज़्यादा क्रिएटिव मिलता है, वो बच्चा बाहर की जो बायस एटीट्यूड्स हैं, बायस चीज़ें हैं, उनको बेहतर एनकाउंटर कर सकता है। लेकिन अगर कोई बच्चा घर में भी वही माहौल या सीखने का अमल देख रहा है जो बाहर है, तो ज़्यादा इम्कान है कि वो वैसा ही एक बायस के पहले हैं। तो पेरेंट्स को उस पर ख़ास काम करना पड़ेगा, और उसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि वालिदैन या जो बड़े बहन भाई हैं वो उसको मौका दें कि अगर वो कोई बात पूछना चाहता है तो वो फ्रैंकली, फ्रेंडली उनसे पूछ सके। क्योंकि जब आप घर में सवाल पूछते हुए रिलक्टेंट होते हैं या फियरफुल होते हैं, तो आप बाहर भी नहीं पूछते। हम पैराडॉक्स में फंस गए हैं, वो जिनसे सवाल पूछ रहे हैं वो खुद मुतासिब हैं। बिल्कुल। मुसीबत ये है ना कि ये तो एक ऐसा साइकिल है कि इसको तोड़ा, मतलब ये कैसे तोड़े? देखिए, हमारे पास एक इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अगर डॉक्टर नहीं बन सके तो आप चाहते हैं आपका बच्चा डॉक्टर बन जाए। आप अपनी जो ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई वो अपने बच्चों से चाहते हैं पूरी हों। तो एज अ पेरेंट आप अगर तासुब के साथ बड़े हुए हैं तो फिर आपको ये करना चाहिए कि अपने बच्चे को तासुब फ्री मैक्सिमम एनवायरनमेंट दें। घर में एनवायरनमेंट ऐसा हो कि आप बच्चों को बताएं कि लोग मुख्तलिफ अकीदे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक टैलेंटेड म्यूजिशियन से, या कह लें कि एक ऐसे शख्स से जो इतने खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट्स को उतनी खूबसूरती के साथ बजाते हैं। जनाब वायलिन बजाते हैं, इसके साथ साथ रुबाब बजाते हैं और उसके साज बिखेरते हैं। जी, फनकार हैं सिकंदर रहमान आज हमारे मेहमान है एक्सप्रेसो पे। और जनाब इस खूबसूरत तरीके से वायलिन बजाने का हुनर है उनके पास कि अपने शहर में जकड़ लेते हैं, और वायलिन बजाकर दिलों को छू लेने का फ़न जिसे कहते हैं ना, वो इनके पास है। सुरीले वायलिन की कहानी उन्हीं से जान लेते हैं, उन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं। ऑल द वे फ्रॉम न्यूयॉर्क हमें ज्वाइन करते हैं सिकंदर। सिकंदर, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग सुनाइए? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच। इस वक्त न्यूयॉर्क में हमें अंदाज़ा है कि रात हो चुकी होगी और आपने हमारे लिए वक्त निकाली, बहुत शुक्रिया उसके लिए। ये बताइएगा कि एक नहीं कई साज आप बजा लेते हैं, कई तरीके की जो है धुनें बजा लेते हैं, ये कहानी कहाँ से शुरू हुई? बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बुनियादी तौर पर वायलिनिस्ट हूँ। तो ये कहानी शुरू हुई थी जब मैं तकरीबन 8 बरस का था। तो
तकरीबन मैं पिछले 23 सालों से बजा रहा हूँ वायलिन। तो मैंने उस वक्त वेस्टर्न क्लास को सीखना शुरू किया और उसी वक्त आई थिंक आई वाज इन क्लास 4। मेरी पहली टीचर आई थी क्लास में, वो सबसे पूछ रही थी कि अच्छा आप में से किसने वायलिन बजाना है। तो मैं उस वक्त मैं बहुत छोटा था कद में और मैंने अपना हाथ उठाया यूं कि आई वांट टू प्ले वायलिन। तो तभी से मैंने बजाना शुरू किया और अभी भी बजा रहा हूँ और मैं सबसे कहता है ये है मेरा सबसे कमिटेड और लॉन्गेस्ट लास्टिंग रिलेशनशिप। ज़बरदस्त। अच्छा सिकंदर, मुझे ये बताएं कि छोटे से थे आप, जब से आपने कहा कि आपकी वायलिन बजाने की कहानी शुरू हुई, कोई किसी ने इंस्पायर किया था पहले या किसी म्यूज़िक टीचर ने जिसको देख के आपने सोचा हो कि मैं वायलिन ही मैं भी बजाऊंगा, ऐसे ही बजाऊंगा? दरअसल ऐसी है कि मेरे खानदान में कोई भी नहीं बजाता था या कोई भी नहीं गाता था, तो उस तरह से इंस्पिरेशन कहीं से मुझे नहीं मिला, बस इत्तेफाक से और थैंक्स टू अल्लाह कि मैंने बजाना शुरू किया। जबरदस्त। तो सिकंदर ये बताइएगा कि आपका शगफ वायलिन की तरफ था और हमें पता है कि वायलिन जो है ऐसे सुर बिखेरता है जिसे वेस्टर्न म्यूजिक में ज़्यादा जगह दी जाती है और वेस्टर्न मौसीकी से, तो ये वेस्टर्न मौसीकी से आपका लगाव कब शुरू हुआ? कब से आपने सुनना शुरू किया और कब से आपने सोचा कि आप खुद भी इसमें शिरकत करेंगे? आई थिंक मैंने तभी सुनना शुरू किया जब से मेरे हाथ वायलिन पे लगे। तो उससे पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं याद है कि मैं क्या क्या सुनता था। मुझे बस याद है कि बचपन की वीडियोस रखी हुई है कि मैं परदेसी पे नाचता था, उतना मुझे। लेकिन ये वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक वायलिन के साथ ही मैंने सुनना शुरू किया। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा सिकंदर, हमने बिल्कुल आपकी वीडियोस देखी भी हैं और हमारी ऑडियंस भी देख रही है, बड़ी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस हैं जिनमें आप कभी यूएस, कनाडा मतलब मुख्तलिफ जगहों पर वायलिन बजा रहे हैं, मुख्तलिफ फ़नकारों के साथ बजा रहे हैं, पाकिस्तान में भी आपने परफॉर्म किया है। तो हाउ इज़ द एक्सपीरियंस, ऑडियंस वाइज कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका अब तक का इन सब जगहों पर? इट्स बीन वंडरफुल। खास तौर से पिछले 6 महीने की बात है कि आई हैवंट बीन परफॉर्मिंग दैट मच, खास तौर से इन सालों में। लेकिन इत्तेफाक से मैंने बस एक गिग बुक किया था न्यूयॉर्क में, एक ब्रुकलिन में एक कैफे है फोंटेनियास। तो उसी गिग से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ है कि उसी गिग बुक करने के बाद हर हफ्ता मेरा एक गिग होने लगा था। तो उसके साथ साथ किसी ने मुझे रैंडमली मैसेज किया था कराची से, IBA से, कि आप को हम बुलाना चाहेंगे IBA पे, हमारी एक म्यूजिक सोसाइटी का इवेंट है और उसमें हादी अब्दुर्रहमान साजिद भी मौजूद होगा। तो हमें बड़ी खुशी होगी अगर आप आएं और बजाएं हमारे लिए। तो इत्तेफाक से मैंने अपना सालाना कराची का ट्रिप भी बुक किया था उन्हीं डेट्स में। ओके। तो कराची में भी परफॉर्म करने का भी मौका मिला था उसी वक्त। राइट। तो सिकंदर, ब्रुकलिन में आज भी आपकी परफॉर्मेंस है। हाँ, आप एक्साइटेड हैं उसके हवाले से भी और हम भी एक्साइटेड हैं आपको सुनने के हवाले से भी। तो ये बताइएगा कि जो आप मुख्तलिफ साज बजाते हैं, कहीं आप रुबाब बजा रहे हैं, कहीं आप वायलिन बजा रहे हैं, ये दोनों बहुत एक अनोखा इम्तिजाज कहेंगे हम, क्योंकि वायलिन मगरिब को रिप्रेजेंट करता है और रुबाब जो है वो मशरिक को रिप्रेजेंट करता है। तो ये मशरिक और मगरिब का इम्तिजाज ये कहाँ से शुरू हुआ? बेसिकली बचपन से लेकर जब मैं तकरीबन 18 साल का था, मैं सिर्फ और सिर्फ मगरिबी मौसीकी ही बजा रहा था। लेकिन मैं हमेशा से सुनता आया हूँ कि I would always listen to Pakistani music, I would always listen to Bollywood music, लेकिन उस वक्त मुझे इतना पसंद नहीं था बॉलीवुड गाने या पाकिस्तानी गाने बजाना, क्योंकि मुझे इस तरह के गाने कहा गया था कि बेटा आप ये बजाओ शादियों पे, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मसलन आप सबकी फरमाइश होती है वायलिन की, वो है हमको हमी से चुरा लो। ओके। अच्छा, अभी तो हम आपके हाथ में, क्योंकि हमने रुबाब देखा है, तो अब हम चाहेंगे कि जरा रुबाब पे आप कुछ तरह हमें सुनाएं। जरूर। ना
खूबसूरत इम्तिजाज है दोनों चीज़ों का, वायलिन और रुबाब का।